Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is meant to facilitate those students who are going to appear in September 2023 attempt for this subject of CAF 2. So आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस मार्च 2023 के बाद इस सिलेबस इस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस आई हैं. सो देयर आर 4 मेन एरियाज जिसमें चेंजेस हैं. फर्स्ट 2 आर फॉर इनकम टैक्स एंड लास्ट 2 आर फॉर सेल्स टैक्स. बहुत ही सादा सी चेंजेस हैं, आपको बहुत जल्दी समझ भी आ जाएंगी और यू कैन जस्ट आफ्टर दिस वीडियो यू कैन जस्ट मेमोराइज इट ऑन योर फिंगर टिप्स. सो फर्स्ट इनकम टैक्स की हम बात करते हैं. सो कैपिटल गेंस के चैप्टर में सेक्शन 37 हमने पढ़ा है कि कैपिटल गेंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं. इसमें एक एडवांस टैक्स की प्रोविजन ऐड की गई है सेक्शन 37 में. सब सेक्शन 6 से 10 तक नए सब सेक्शंस ऐड किए गए हैं. और इन सब सेक्शंस ने किया क्या है, इन्होंने किया ये है कि पहले जो ट्रांजैक्शन हुआ करती थी कि आपने शेयर बेचे और पैसे ले लिए. अभी हम लिस्टेड कंपनी की शेयर्स की बात नहीं कर रहे, हम अदरवाइज दैट जो भी शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती है. फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं जिनकी ट्रांजैक्शन हुई, तो आप पैसे देंगे और शेयर्स एक्वायर कर लेंगे. सो दे विल बी अ पर्सन हु विल बी द सेलर और दे विल बी अ पर्सन हु विल बी द बायर. आप शेयर्स जो हैं वो सेलर देगा बायर को और बायर जो है वो पेमेंट कर देगा. सो ट्रांजैक्शन वाज एज सिंपल एज दैट. लेकिन अभी टैक्स लॉ ने ये कहा है कि बायर जब पेमेंट करने लगे तो 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू वो टैक्स काटेगा और वो पे कर देगा एफबीआर को. नाउ 10% किसका लेना है? फॉर वो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू का लेना है. अब शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे आएगी जबकि वो शेयर्स हैं ही अनलिस्टेड कंपनी के? तो उसके लिए भी फिर टैक्स लॉ ने तरीका बताया है कि फेयर मार्केट वैल्यू आप कैसे वर्कआउट करेंगे. सो फेयर मार्केट वैल्यू को वर्कआउट नहीं करना सेक्शन 68 के मुताबिक. सेक्शन 68 में लिखा हुआ ये है कि आप जो भी ऑर्डिनरीली वो मार्केट के अंदर वो प्राइस फैच करेगा उसको फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाता है. सो ये सेक्शन 68 जो है ये तो कैफ के सिलेबस में है, लेकिन जिस सेक्शन के मुताबिक आपने वैल्यू शेयर की फाइंड आउट करनी है वो सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है. वो सेक्शन है 101A. लेकिन सिंपली बस मैं इसमें ये बता देता हूँ कि इसमें शेयर की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाती है. वो ऐसे की जाती है कि बैलेंस शीट को देखते हैं आप और देखते हैं कि इस जो शेयर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और आपने लेट से 3 शेयर्स खरीदे हैं तो एसेट साइड पे देखा जाएगा कि एसेट्स की वैल्यू कितनी है और उस एसेट की वैल्यू को डिवाइड बाय 1000 करके मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो 3 शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जिसको ब्रेकअप वैल्यू भी आप कह सकते हैं. तो वो फाइंड आउट की जाती है. लेकिन ब्रेकअप वैल्यू में होता ये है कि आप लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं. इस फ़र्क ये है 101A के केस में कि लाइबिलिटीज़ को माइनस नहीं करना, सिर्फ एसेट्स से वो प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है. सो ये 101A में क्या लिखा हुआ है और वो कैसे फाइंड आउट की जाती है शेयर्स की वैल्यू, ये कैफ 2 के लेवल पे आपका हेडेक है नहीं. ये तो सिर्फ मैंने आपको एक जनरल इसका लेमैन्स आइडिया दिया है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू कैसे शेयर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है. लेकिन ये एग्ज़ाम में कभी भी आपको नहीं आएगा कि ये शेयर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है. आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस तरह से शेयर की वैल्यू निकाली जाएगी और जो वैल्यू बनेगी उसका 10% आपने पेमेंट करते हुए डिडक्ट करना है और बाकी पेमेंट कर देनी है सेलर को. जो डिडक्ट किया आपने टैक्स 10% से वो एफबीआर को 15 दिन में जमा करा देंगे. ना अगर आप ये पेमेंट बगैर विद होल्डिंग टैक्स के करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए भी एक रास्ता दिया गया है और वो रास्ता ये है कि सबसे पहले तो कमीशन ऑफ इनकम टैक्स को आप एक दरख्वास्त दे दें जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं पेमेंट विदाउट एडवांस टैक्स जो है वो मैं पूरी पेमेंट करना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी रिड्यूस रेट के ऊपर टैक्स काट कर पेमेंट करना चाहता हूँ, यानी 10% से नहीं बल्कि लेट से 8% से टैक्स विद होल्ड करके. देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, हम कैफ 2 लेवल पे उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. ना ये जो कमीशन ऑफ इनकम टैक्स है इसके ऊपर कुछ इंक्वायरी करेगा कि आपकी रीजंस जो हैं वो जेन्युइन हैं तो फिर वो एग्री कर जाएगा. और अगर वो एग्री कर जाता है तो फिर वो आपको अलाउ कर देगा कि आप पेमेंट कर दो विदाउट विद होल्डिंग टैक्स काटे बगैर पूरी की पूरी अमाउंट पे कर दो. अब अगर आप ये पेमेंट कर देते हैं तो
कमिश्नर को कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है विद इन 30 डेज़, जो कि रूल्स के अंदर फिर जिसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे वो फिर आपको इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को जमा करवानी है। सो इनकम टैक्स रूल्स में बताया जाएगा कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने देनी है। इसके अलावा कमिश्नर अगर चाहे तो वो आपको एक नोटिस इशू करके भी कोई भी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है जो उसको वो समझता हो कि रीज़नेबल है और ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रांजैक्शन को टैक्स कैसे करूं, तो वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन उस बारे में अगर चाहता है तो वो आपसे मांग सकता है। सेकंड चेंज इज़ अबाउट सेक्शन 37A। इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 37A डील्स विद सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ का बेसिकली जो डेफिनेशन है उसमें कोई चेंज नहीं लाया गया। सिक्योरिटीज़ को टैक्स कैसे करना है उसमें भी कोई चेंज नहीं लाया गया। सो जो स्टूडेंट्स इस स्लाइड से अवेयर हैं, जो ये प्रीवियसली इन्हीं नोट से पढ़ रहे हैं, उनको तो ये बखूबी पता होगा कि ये इस स्लाइड के ऊपर क्या बात हुई है। सो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। उसकी टैक्सेशन जो जैसे होती है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। जो सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज का, वो बायर और सेलर जब ट्रांजैक्शन करते हैं स्टॉक मार्केट में तो उनकी जो सेटलमेंट है वो थ्रू होती है NCCPL, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। NCCPL का बेसिकली काम ये होता है कि वो क्लियरिंग हाउस है, वो शेयर्स वाले उसका काम ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है उसमें पेमेंट, जिसने बेचा है शेयर उसको पैसे आ जाते हैं और जिसने शेयर ख़रीदा है उसके पास शेयर आ जाते हैं। सो और जो भी उसके ऊपर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के रेट्स के मुताबिक टैक्स बनता है वो सेलर के जो सेलर की जो अमाउंट उसको दी जाती है उसमें से वो कैपिटल गेंस का टैक्स पहले से ही काट लेते हैं। सो NCCPL के थ्रू ट्रांजैक्शन क्लियर होती है और NCCPL बनाने का मकसद ही कैपिटल गेंस स्टॉक मार्केट के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट कर लेना है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो NCCPL के थ्रू अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं की तो फिर उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, तो वो टैक्स लॉ ने लिखा ये है कि ये जो रेड बॉक्स है इसमें पहले सिर्फ जो सेकंड डॉट है ना नीचे वाला, सिर्फ पहले वो होता था, यानी कि दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ये सारे चीज़ें यानी कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाली प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती थी। लेकिन अभी ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, जो फर्स्ट डॉट है रेड बॉक्स के अंदर उस पर भी अप्लाई नहीं होंगे। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी made otherwise than through stock exchange and are not settled through NCCPL, the provisions of section 37 shall apply on such disposal of shares। कि अगर आपने शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर ली है NCCPL को इन्वॉल्व किए बगैर और स्टॉक मार्केट की जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है उसके ऊपर आपने प्राइस नहीं ली शेयर की, दो बंदों ने ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन किया है, तो फिर उनके जो कैपिटल गेंस होंगे उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तरीके पे नहीं किया जाएगा, यानी उसके लिए जो अलहदा से रेट बताए गए हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के वो नहीं होंगे, बल्कि सेक्शन 37 के मुताबिक उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। सो ये बेसिकली प्रोविजन है, वेरी वेरी सिंपल। सो आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, NCCPL कैसे काम करता है, उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं टैक्स लॉ ने लगाई हुई NCCPL के ऊपर और NCCPL के पास क्या क्या पावर्स हैं, ये सब कुछ आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसलिए इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस वाज अबाउट सेक्शन 37 से। अब हम सेल्स टैक्स की बात करते हैं। सेल्स टैक्स में सेक्शन 3 डील्स विद स्कोप ऑफ टैक्स। स्कोप ऑफ टैक्स में हमने ये पढ़ा था कि सेल्स टैक्स का रेट क्या होता है और वो 17% है, लेकिन टैक्स लॉ ने भी चेंज ये कर दिया है कि वो 17% से 18% कर दिया रेट ऑफ सेल्स टैक्स। सो ये वाहिद चेंज है जो इस सेक्शन में की गई है। बाकी सारे का सारा इस स्लाइड पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें कोई चेंज नहीं है। सो ओनली वन चेंज, रेट ऑफ सेल्स टैक्स हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 17% टू 18%। जो लास्ट चेंज है सेल्स टैक्स में वो कुछ स्पेसिफिक रेट्स हैं। स्पेसिफिक रेट्स हैं सेल्स टैक्स में जो कि बताए गए हैं, जो हमने स्कोप ऑफ सेक्शन में ही पढ़ा था, इसी टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि देयर इज़ अ 8th स्केड्यूल जो कि लोकल सप्लाई के आइटम्स होते हैं जिस पे
जो जनरल रेट ऑफ सेल्स टैक्स है, जैसे कि पहले 17% होता था, अब 18% है, ये एक जनरल रेट ऑफ सेल्स टैक्स है। जिस भी आइटम के लिए सेल्स टैक्स स्पेसिफिकली डिफाइन करना हो और वो लोकल सप्लाई का आइटम हो, तो फिर 8 स्केड्यूल में उस आइटम का नाम लिख दिया जाता है और उसके लिए जो भी आप 18% से डिफरेंट रेट है वो आप बता देते हैं कि इसके ऊपर क्या रेट ऑफ सेल्स टैक्स होगा। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं ना, चूँकि 8 स्केड्यूल डील्स करता है लोकल सप्लाई से और 9 स्केड्यूल डील करता है इंपोर्ट से, तो ये एक ही नौइयत की चेंज है कि कुछ आइटम्स जो हैं 8 स्केड्यूल के, मैं जानबूझ के उन आइटम्स का नाम नहीं ले रहा, ऑल दो 2-3 आइटम्स ही हैं, मैं नाम लेके बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रा अपनी मेमोरी में सिंपल रखें कि 8वें और 9वें स्केड्यूल में जो भी आइटम्स होते हैं उनके लिए रेट ऑफ सेल्स टैक्स अलग से सेल्स टैक्स लॉ बताता है। और ये जो रेट होता है 8वें और 9वें स्केड्यूल का, ये आपको एग्ज़ाम में गिवन होता है, इसलिए इसमें मेमोरी को जहमत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आइटम 8वें या 9वें स्केड्यूल का आएगा तो एग्ज़ामिनर आपको बताएगा कि वो आइटम क्या है, उसके लिए सेल्स टैक्स का रेट भी क्या है। आपको बस इतनी अकल इस्तेमाल करना होती है कि जो एग्ज़ामिनर रेट आपको बता रहा है, स्पेसिफिक रेट, आप वही यूज़ करेंगे। 8 स्केड्यूल में लोकल सप्लाई के आइटम्स होते हैं और 9 स्केड्यूल में इंपोर्ट्स के आइटम होते हैं। बाकी कोई चेंज और मज़ीद नहीं है। सो ये 4 सिंपल चेंजेस हैं। 2 चेंजेस इनकम टैक्स में और 2 चेंजेस सेल्स टैक्स में, एंड दैट्स इट। सो यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम वो कमेंट्स में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।